नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आराधी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे कैसे रुकेगा पलायन। जी हां, उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, और रोजगार की तलाश में यहां के युवा पहाड़ों से पलायन करते हैं। साल दर साल बढ़ती बेरोजगारी इस समस्या को और बढ़ा रही है। उत्तराखंड सेवा योजन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। 13 जिलों पर अगर नजर दौड़ाइए तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में बेरोजगारी की बड़ी फौज खड़ी है, बेरोजगार लोगों की, और यहीं से सबसे ज्यादा पलायन है, जो अब आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। पर्यटन में प्रमुख राज्य होने और खनिज संपदा में धनी होने के बावजूद भी उत्तराखंड से युवा पलायन को मजबूर क्यों है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जो आपको सारी चीजें विस्तार से समझाएगी, देखिए। उत्तराखंड में रोजगार के अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से भारी पलायन जारी है, जिससे 1700 से ज्यादा गांव भूतिया गांव बन गए हैं। पलायन आयोग के अनुसार राज्य से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी जैसे पहाड़ी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और अब चुनाव के कुछ माह पहले पलायन बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण युवा लगातार पलायन कर रहे हैं और सरकार के प्रयास महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी त्रासदी उसका पलायन बनता जा रहा है, और उससे बड़ी त्रासदी सरकार का पलायन को लेकर झूठ बोलना है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, खेत बंजर पड़े हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, गांव भूतहा हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार विकास सिर्फ अपनी विकास पुस्तिकाओं में दिखा रही है। राज्य सरकार को चाहिए कि पलायन पर राजनीति बंद करे, कोई ठोस रणनीति वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बनाए और पहाड़ में ही पहाड़ के लोगों को सम्मानजनक जीवन दें। और राज्य सरकार है कि लगातार इस पर राजनीति कर रही है, झूठे आंकड़े पेश कर रही है। पलायन आयोग तो खुद पलायन करके चला गया है। वहीं सत्तासीन बीजेपी ने दावा किया है उत्तराखंड से पलायन पहले के मुकाबले कम हुआ है और सरकार रिवर्स माइग्रेशन पर भी लगातार फोकस कर रही है। बीजेपी का दावा है कोरोना के समय में देश विदेश के कई क्षेत्रों से लोग अपने मूल गांव पहुंचे। अभी तक 6000 से ज्यादा लोग रिवर्स माइग्रेशन कर चुके हैं। भाजपा ने कहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ ही स्वरोजगार और कृषि के क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए कई योजना संचालित कर रही है, जिससे से ज्यादा लोगों का रिवर्स माइग्रेशन हो सके। पलायन को 100% रोकने की दृष्टि से युवाओं में भी जोश देखा जा रहा है। अनेकों ऐसी टूरिज्म को लेके योजनाएं हैं, स्वरोजगार को लेके, महिला समूहों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दृष्टि से, और इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों तक पहुंचाने में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी आ रहा है। ऑल वेदर रोड के बाद और रेलवे कनेक्टिविटी के बाद कर्णप्रयाग तक रेलवे का शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में रिवर्स पलायन की और युवाओं को, परिवारों को आकर्षित कर रही हैं, और सरकार पर्वतीय जनपदों में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की दृष्टि से पहले ही काम कर चुकी है। बता दें कि पर्यटन व तीर्थाटन उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 4 धाम यात्रा, कारवेट या राजाजी नेशनल पार्क, मसूरी, टिहरी, औली, नैनीताल समेत उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर देश दुनिया से पर्यटक व तीर्थ यात्री आते हैं। इससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिलता है, लेकिन यह रोजगार स्थायी नहीं है, सीजनल है, जिसके चलते हर वर्ष हजारों युवा राज्य से पलायन को मजबूर होते हैं। क्या राज्य में पर्यटन के अलावा भी बड़ी तादाद में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं? यह बड़ा सवाल अब भी सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। विपक्ष का आरोप है कि पलायन हो रहा है, सरकार के तमाम जो संस्थाएं हैं या जो
आयोग बनाए गए हैं वो खुद ही पलायन कर चुके हैं। वहीं सरकार का कहना है कि 6000 से ज्यादा रिवर्स माइग्रेशन हुए हैं और तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जो चले गए हैं उनको वापस लाया जा सके। लेकिन जिन मूलभूत सुविधाओं के चलते इन लोगों ने पलायन किया था, माइग्रेट हुए थे, उन सुविधाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, तीर्थाटन पर्यटन मुख्य सोर्स है जिसकी वजह से वहां के व्यापार चलते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर वहां से पलायन हो रहा है, ऐसे कई सारे गांव जो घोस्ट विलेजेस घोषित हो चुके हैं, लोग पूरा खाली कर चुके हैं उस जगहों को, वहां पर लोग दोबारा कैसे आएंगे? और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गांव जो नेशनल बाउंड्रीज के आसपास लगते हैं, उनका खाली होना भी चिंता का विषय है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। मथुरा दत्त जोशी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमरेंद्र बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत। दिनेश तिवारी जी, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत वेलकम आपका। आप से शुरुआत कर रही हूँ, कैसे देखते हैं सर पलायन की समस्या को? पिछली सरकारों के भी दावे, यानी अब जो विपक्ष में है, और अभी सरकार के दावे, उनकी तरफ से कहना है कि तमाम आयोग बनाए जा रहे हैं, पलायन निवारण आयोग, प्रवासी पंचायत की जाएगी, रिवर्स माइग्रेशन 6000 का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन 1700 से ज्यादा गांव घोस्ट विलेजेस घोषित हो चुके हैं और मूलभूत सुविधाएं वहां की अब स्कूल खंडर हैं, तमाम शिक्षा और भी कई चीजें, स्वास्थ्य जिसको लेकर उनका पलायन हुआ था। आज उन्हें वापस जो सरकार कह रही है कि हम कोशिशें कर रहे हैं और धरातल पर ये समस्या है नहीं, विपक्ष सिर्फ इन चीजों को लेकर बातें बना रहा है या फिर आरोप लगा रहा है। सर दिनेश सर, ये सवाल राजनीतिक दायरों से थोड़ा सा बाहर निकल कर इसको हम देखें सर कि 25 सालों के उत्तराखंड राज्य में जो हमारा जो प्रमुख सवाल जैसे आपने उठाया है, पलायन, ये एक गंभीर समस्या के रूप में खड़ा है। और ये एक राजनीतिक सच्चाई है कि हमने रोजगार सृजित करने के जो हमारे बुनियादी जो हमारा जो ढांचा स्ट्रक्चर है और जो हमारा जो बुनियादी जो काम होना चाहिए था, उस पर इन 25 वर्षों में बुनियादी रूप से काम नहीं हो पाया, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि 1,18,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो राज्य से पलायन कर गए और 1,07,000 जो बताया आपने, इतने गांव जो है भूतिया गांव में कन्वर्ट हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो राज्य है, ये राज्य है क्या? ये कृषि आधारित राज्य है, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित। हमारे यहाँ 80% लोग कृषि से जुड़े हैं और कृषि ही वो बुनियादी ढांचा है। कृषि, पशुपालन, बागवानी, जो परंपरागत रूप से लेके आज तक जो हिमाचली राज्य हैं, हिमालयी राज्य हैं, वहाँ बुनियादी रूप से रोजगार जो हमको दिया है वो हमारी खेती ने दिया है, हमारी बागवानी ने दिया है, हमारे उद्यान ने दिया है, हमारे पशुपालन ने दिया है। तो हम देखते हैं कि 25 सालों में इस क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, इस क्षेत्र पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है कि हम एक उपभोक्ता राज्य में आपने कन्वर्ट कर दिया, एक उत्पादक राज्य बनने की जगह हम कंज्यूम करने वाले राज्य, मतलब बाहर से जो सामान आता है उसको कंज्यूम करने वाले राज्य में हम कन्वर्ट हो गए। इसी का कारण है कि हमारे जो बाजार हैं वो बाहरी दालों, अफगानी सेव, कश्मीरी सेव, हिमाचली सेव, अफगानी बादाम या जो अन्य वैश्विक बाजार से जो सामान आता है, हम देखते हैं कि उत्तराखंड के गांव में जो परंपरागत रूप से इन चीजों को पैदा करने वाले गांव थे, उन गांव के हाट या बाजारों में हम विदेशी माल और इस राज्य से बाहर के राज्य के उत्पादनों की भरमार देखते हैं। हमारे यहाँ जो तमाम सारे कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहे हैं या विभिन्न तरह के जूस और सब चीजें बिक रही हैं, हम देख रहे हैं हिमाचल, कश्मीर, अफगानिस्तान या तमाम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बड़े घरानों, उनका जो उत्पादित माल है वो पहाड़ के बाजारों में भी, गांव देहातों में भी छाया हुआ है। और जो हमारा अपना दुग्ध था, परंपरागत जो दुग्ध का काम था, आप देखते हैं ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि गांव में जो दूध है वो भी अब अमूल का आता है या मदर डेयरी का आता है या विभिन्न तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनियां या जो अन्य राज्यों की जो उत्पादक कंपनियां हैं दुग्ध क्षेत्र में, उनका दूध, उनका छाछ, उनका दही पहाड़ के उन गांवों में जो परंपरागत रूप से पशुधन उत्पादन के गांव है, जहां दूध, दही, घी पर्याप्त मात्रा में पैदा होता था, वो गांव भी अब विदेशी उत्पादनों, मालों और अन्य राज्यों से उत्पादित दूध, दुग्ध, दही या तमाम शहद, ऊन और अन्य ऐसे ही उत्पादनों पर। तो जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन, भाई जो स्थानीय जो संसाधन है उन पर आधारित उद्योग अगर खड़ा नहीं होगा, उन पर आधारित उद्योग अगर आप नहीं लगाएंगे, अगर लघु उद्योग लगे, चाहे मझले उद्योग लगे, चाहे बड़े उद्योग लगे, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग अगर नहीं लगेंगे तो गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा शहर में नहीं रुकेगा। पलायन की रफ्तार बढ़ेगी, पूंजी पहाड़ से भाग रही है,
पहाड़ की पूंजी पहाड़ में कैसे रुके? और एक आंचलिक पूंजी के निर्माण का बाहरी सवाल है चीजें उत्तराखंड हावी राज्य हो में। रही हैं, बाहरी चीजों की वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं वो बाहरी खरीद रहे हैं, यानी जैसे कि आपने कहा पूंजी जो राज्य की है वो राज्य में ही रहे, जो लोकल उत्पादन है उसको बढ़ावा मिले। जी जी जी। यहाँ के नौजवानों और यहाँ के उद्योगपतियों को बिचौलिया बना दिया है। मीडिएटर का काम करने लगे। मीडिएटर का काम कर रहे हैं, हम उनके लिए जमीनें ढूंढते हैं, हम अडानी अंबानी तमाम सारे बड़े ग्रुपों के लिए काम करते हैं, हम उनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके ठेकों में काम करते हैं। तो आंचलिक के निर्माण का काम इन 25 सालों में नहीं ओके हो सर, सका। वापस आ रही हूँ। जोशी जी, क्या जवाब है आपके पास इन तमाम आरोपों का? क्योंकि आप लोगों का कहना है रिवर्स माइग्रेशन करा रहे, पलायन को रोकने के लिए आप लोगों के तमाम प्रयास लेकिन कागजों में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे विपक्ष के आरोप है। सर जोशी जी। नहीं, देखिए, विपक्ष का आरोप बेबुनियाद आरोप है और विपक्ष बोलेगा कि निश्चित रूप से बोलेगा, लोकतंत्र में उसको बोलने का अधिकार है। और लेकिन राजनीतिक रूप से न बोले, विपक्ष अपना भी देखे कि अपने शासनकाल में विपक्ष ने कितना प्रयास किया, क्या प्रयास किया, इस तरफ भी विपक्ष देखे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है। अभी जैसा दिनेश तिवारी जी ने कहा, आदरणीय दिनेश तिवारी जी ने कहा, ये तो एक सामरिक विषय है। इसमें चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, मनन भी होना चाहिए, मंथन भी होना चाहिए। पलायन आज नहीं, अनादिकाल से पलायन चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। कोई बहुत बड़े स्केल पर पलायन कोई अभी नहीं हो रहा है, पलायन तो चल ही रहा है। बहुत से लोग पहाड़ को छोड़कर कुछ देहरादून आए, कुछ अगल बगल के शहरों में बैठ गए, हल्द्वानी बैठ गए, रुद्रपुर बैठ गए, रामनगर बैठ गए, कोटद्वार आ गए। हाँ, इतना है कि राज्य का पलायन राज्य में ही हो रहा, राज्य से बाहर नहीं जा रहा है। चाहे वो देहरादून में बैठे, चाहे वो कोटद्वार में बैठ जाए, चाहे रामनगर में, जो कुटिल हमारे इलाके में उनमें लोग बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमको इसमें भाषण देने के बजाय हम लोग खुद अपने में अप्लाई करें तो अच्छी बात है। मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैंने अभी तक अपना गांव नहीं छोड़ा है। अमरेंद्र बिश जी हमारे परिश्रम साथी हैं और मेरे छोटे भाई वो भी जानते हैं। मेरा आज भी राशन कार्ड, वोटर कार्ड और मेरा अब जो जनगणना हो रही है वो भी मैं अपने गांव में कराऊंगा। मैंने अपना घर नहीं छोड़ा है। कम से कम हम अगर पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ आए हैं, उसके बाद अगर हम अपने गांव की तरफ लौटते हैं तो हमें लौटना भी चाहिए। सारे लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। हम लोग टीवी चैनलों में या अन्य जगहों पर भाषण तो बहुत अच्छा दे लेते हैं, बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन हमको ये तो सोचना पड़ेगा कि मैंने गांव अपना कब छोड़ा और ये ऐसा विषय है जिस पर सभी को चिंतन करना चाहिए। अच्छी बात है सर, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं जिसकी वजह से पलायन हुआ, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जंगली जानवरों का आतंक है, इस पर कौन काम करेगा? मैं बता रहा हूँ आपको 90 से पहले हम जैसे हमारी पीढ़ी के लोग, उसमें शायद तिवारी जी भी होंगे, मुझे लग रहा है, हम लोग पढ़ लिख के अपने शहर, अपने गांव की तरफ जाते थे। जो भी व्यवसाय करते थे, अगर टीचर है तो पहाड़ की तरफ जाता था, वो वहीं टीचिंग करता था। डॉक्टर है तो वो भी नौकरी करने जाता था तो पहाड़ में जाता था। सर अब हालात वैसे नहीं है ना, चिंता का विषय वही है। ना सुन, पूरी बात सुन लीजिए महाराज। आप ही बोलेंगे तो मैं कहाँ से बोलूंगा। होता था ही, वकील अगर इलाहाबाद और लखनऊ पढ़ के आते थे तो अपने शहरों में वकील करते थे। मैं अपनी पीढ़ी तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद निश्चित रूप से पलायन हुआ। बहुत से लोग जो फौज में नौकरी करते थे वो लोग आए तो वो बात, लेकिन सरकार ने इस दिशा में बड़ी गंभीर पहल की। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पलायन आयोग बनाया। पलायन आयोग ने पूरा सर्वे किया। अभी तक के आंकड़े हैं जो, और सत्यता भी है, वो लोग धरातल में दिख भी रहा। 6,000 क्या आंकड़ा? 6,000 रिवर्स माइग्रेशन का दावा आप लोग कर रहे हैं। में आए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात सरकार करने जा रही, प्रवासी उत्तराखंडियों की पंचायत होने जा रही है। अभी देहरादून में भी महापंचायत हुई, उसके बाद अब ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी पंचायतें होंगी। उनको आमंत्रित करने का सरकार का इरादा है और उनकी जो समस्याएं होंगी उनका समाधान भी करेंगे। उनके लिए क्या सुख सुविधाएं मिल सकती हैं उनकी प्रयास भी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है पारुल, हम जैसे लोग भी उसी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं जो आज बंद होने की कगार में है। हमारे बच्चे भी वहीं पढ़े हैं जो आज बंद होने की कगार में है। मैंने कहा ना, हम अपने से शुरू करेंगे तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। हम ही सबसे पहले अपने बच्चों को आपका कहना है कि हम अपने से शुरू करेंगे, लेकिन फिर मेरा वही सवाल है
कि रोजगार लोगों को मिले तो वो वहां रुके, स्वास्थ्य लोगों को मिले तो वो वहां रुके, सुविधाएं, रोजगार की शिक्षा व्यवस्था उनको अच्छी मिले, खंडर ना मिले स्कूल तो वो वहां रुके। तो इस पर काम करना पड़ेगा ना सर। 6000 रिवर्स माइग्रेशन, लेकिन कितने अभी भी वहां पर हैं? कोरोना के समय पर तो आए थे लेकिन बाद में वापस तो नहीं गए, इसका डेटा कोई नहीं है। नहीं, डेटा सरकार के पास सब है, कितने लोग आए थे, कितने गए हैं, उनका पूरा आंकड़ा है, उनका पूरा ही रिकॉर्ड। ठीक है, बिष्ट जी को इन कर लेते हैं आप। अमरेंद्र जी वो कह रहे हैं मसला अभी का तो नहीं है, बहुत समस्या, ये समस्या बहुत पुरानी है, पहले भी होता रहा था, अब भी हो रहा है, जिसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। इसे आप लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। पारुल, हम सारा मुद्दा बना। हाँ जी सर बताइए, हमने जब हमारी सरकार 2002 में इस राज्य में आई तो हमने बहुत सारी पलायन को रोकने को लेकर के नीतियां बनाई। मसलन जिन स्कूलों को ये आजकल बंद कर रहे हैं, अभी एक ताजा आंकड़ा है कि लगभग 1000 स्कूल बंद हो गए अभी इसी वर्ष की मैं बात कह रहा हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ टिहरी जनपद से, उसी जनपद में 238 स्कूल बंद हो गए। तो वो स्कूल जो हमारी सरकार के दौरान खोले गए थे वो स्कूल आज बंद हो रहे हैं। तो बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिछले लगभग मतलब सब इनका जो सरकार का जो कार्यकाल रहा इस राज्य में, ये उन स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर पाने में, व्यवस्था कर पाने में, वहाँ उसको आगे बढ़ा पाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। मैं आपकी बात पर आता हूँ। आपने वास्तव में 3 कारण जो उत्तराखंड में पलायन के हैं, जैसे यहाँ की खराब शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का खराब स्वास्थ्य सिस्टम और यहाँ पहाड़ी जनपदों के को केंद्रित करके कोई रोजगार की कोई व्यवस्था सरकारों ने तय नहीं की है। तो यही 3 कारण हैं। इसको लेकर के उत्तराखंड में ताजा स्थिति है क्या? विद्यालयों की स्थिति हमने आपको बताई कि कैसे इसी वर्ष तकरीबन 1000 बेसिक जो पाठशालाएं थी वो बंद हो गई। तो उसके बंद होने के पीछे, क्योंकि वहां पर इन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं किया, स्कूल खोलने का काम कांग्रेस की सरकार ने शुरुआती दौर में किया था, तो उसको लेकर के ये आगे बढ़ा नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है लोग वहां क्यों रुकेंगे? उत्तराखंड में आप किसी भी न्याय पंचायत स्तर पर जाएंगे, जोशी जी को बेहतर मालूम है कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां ये कोशिश की गई कि एक स्वास्थ्य उप केंद्र, जिसको आजकल ये आयुष्मान मंदिर का नाम देते हैं, हर न्याय पंचायत पर एक आयुष्मान मंदिर खोला गया था। वहां पर व्यवस्था की गई थी कि वहां पर एक एएनएम बैठा करेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से इनकी सरकारें हैं, उनको रिपेयर तक नहीं कर पा रहे, जिनको ये आयुष्मान मंदिर कहते हैं। वहां पर एएनएम के अलावा कोई दूसरे कर्मचारी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई ब्लड जांच करने तक की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोग गाँव में क्यों रुकेंगे? अभी आपने ही जंगली जानवरों का विषय छेड़ा। अभी यहाँ के जो जंगल मंत्री है, जो वन मंत्री है, अभी कल या परसों की ही बात है, उन्होंने कहा कि भाई जब महिलाएं जंगल को जाएंगी तो उनको भाग भालू तो खाएंगे। अब बताइए, तो यहाँ पहाड़ की महिलाएं हैं, वो अपनी आजीविका को लेकर के, उनकी जो पूरी आजीविका है वो खेती किसानी और जंगल पर आधारित है। तो और अगर जंगल में जाने पर भी खतरा है और सरकार ये कहते ही कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, वो आप जंगल की तरफ मत जाइए, तो जाहिर सी बात है उनके सामने पलायन करने के अलावा मुझे लगता है कि कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। अब आते हैं इनके पलायन आयोग को लेकर के। इन्हीं की सरकार में एक पलायन आयोग बनाया गया। उस पलायन आयोग की बहुत सारी सिफारिशें हैं, बहुत सारे सुझाव है कि कैसे पलायन को रोका जा सकता है। उन्होंने बहुत सारी सिफारिश की है, लेकिन क्या किसी एक सिफारिश पर पिछले 10 सालों में सरकार ने कोई काम किया? उनकी कोई सिफारिश सुनी तक नहीं जाती। अब दावा कर रहे हैं कि 6000 लोग रिवर्स पलायन कर गए, तो जो 1.5 लाख लोग जो पलायन कर गए पहाड़ से मैदान में, अब उन पर भी तो बात करनी चाहिए कि वो कैसे पलायन कर गए। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि किसानों को लेकर के माननीय हरीश रावत जी की सरकार में जो उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों को लेकर के जो नीतियां बनाई गई थी कि कैसे खेती से हम लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे बागवानी से
हम लोगों को जोड़ सकते हैं, उस पर उन योजनाओं को, उन नीतियों को बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया। और पूरे देश को लेकर के किसान की आय दुगनी करने के जिस नारे को लेकर के ये आगे आए, उसको सिर्फ नारे में जीवित रखा, काम करने को लेकर के धरातल पर कोई प्रयास किया नहीं। तो कैसे, अगर कोई काम ही नहीं किया तो कैसे किसान की आय दुगनी होती? और अगर किसान की आय दुगनी होती, इनके उस दावे में सच्चाई होती, तो पारुल बताइए कि लोग अपने खेत छोड़ सर करके कुछ क्यों आंकड़े आते? भी हैं अच्छा, जो आपके समय के भी दावे करते हैं। 2011 में 1048 जो संख्या थी गांव की, वो भूतिया हो गई थी। 2018 तक आते दूसरी रिपोर्ट जब आई, ये 1734 हुए। 2012 के बाद का आंकड़ा आपके ऊपर लागू होता है। खंडर स्कूलों की हम बात कर रहे थे, 2012 से 2017 के बीच में आपकी सरकार, कई आदर्श विद्यालय बनाए गए, लेकिन उसी दौरान प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई। ये लॉजिक क्या था? आपदा के बाद का पलायन, 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सीमावर्ती और आपदा प्रभावित गांव से पलायन की रफ्तार दोगुनी हो गई। तो ये केवल वही मैं कह रही हूँ, एक ही तरफ लागू नहीं होता है। आपकी सरकार, आप अभी विपक्ष में है, आपके पास भी जनरल कोई रोड मैप नहीं है कि कर क्या सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं रोड मैप है? हमने पहाड़ में रोड मैप, तो संख्या तो मैं आपके किए हुए कामों की भी तो संख्या मैं आपको गिना रही हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा पक्ष सुन लीजिए फिर उस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार, या इस राज्य में जो पहली सरकार बनी वो भाजपा की सरकार बनी, अंतरिम सरकार थी। उन्होंने वो सैर सपाटे में 1-1.5 साल जो उनको मिला वो उन्होंने काट दिया, कोई वो आधार उसका तैयार कर नहीं पाए। 2002 से लेकर के 2007 तक एक चुनी हुई सरकार हमें मिली, उसको लेकर के उत्तराखंड की कोई भी काम जो आधार बनाना था, उस आधार को बनाने का काम पंडित नारायण दत्त तिवारी ने इस राज्य में किया। वो चाहे यहाँ स्विट की व्यवस्था करनी हो, चाहे कि कहीं भी रोजगार को लेकर के, सड़कों की व्यवस्था, विद्यालयों की व्यवस्था, उसको लेकर के उन्होंने काम किया। 2007 में जैसे ही इनकी सरकार आई, फरवरी मार्च के महीने से, उसके बाद इन्होंने उन चीजों पर फिर ये काम करना बंद कर दिया। और जब इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो फिर वो आंकड़े तो आप फिर 2011 आते आते फिर आंकड़ों की तस्वीर फिर आपको देखनी पड़ी, वही आप पढ़ भी रहे हैं। तो इनकी सरकार ही 2011 में थी, जब छात्र संख्याएं लगातार घटनी शुरू हो गई, जब लोग गांव छोड़ने लग गए, क्योंकि 3-4 आप भी तो नहीं रोक पाए ना सर। मेरा मूल सवाल वही है कि सरकारें जिनकी भी रही हो, इस वक्त भूतिया गांव जो है वो बढ़ चुके हैं और इनको ठीक करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा। 2011 का आंकड़ा, मैं तो 2012 से 2017 के बीच की स्कूलों की भी तस्वीरें बता रही हूँ ना आपको। औद्योगिकीकरण का मैदानी झुकाव तिवारी जी के समय से लेकर हरीश रावत जी तक, सिडकुल का विस्तार, पतंग नगर, हरिद्वार तक, क्या बहुत सारी चीजें सर। किताब खोलेंगे तो इतिहास बहुत लंबा है फिर, छोड़िए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये तो हम 2000, हाँ, ये सिडकुल की जो स्थापना है, जो औद्योगिकीकरण की आप बता रहे हैं, ठीक है, ये तो 2000, ठीक है। अब बहुत समय मेरे पास लिमिटेड है सर, अपनी बात बहुत कम शब्दों में करते जाइएगा। ठीक है दिनेश तिवारी जी, ओके प्लीज टाइम का ध्यान रखिए। तिवारी जी बहुत संक्षेप में सर, आपको लगता है कि जो सरकार के प्रयास हैं वो काफी हैं और इससे चीजें पलायन रुकेगा? तिवारी जी। मैडम, सरकार के जो प्रयास हैं, मैं इसको किसी राजनीतिक आरोप, मैं एक महत्वपूर्ण बहस को राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप में नहीं बदलना चाहता। मैंने शुरुआत में ही बुनियादी बात कही है कि हमने कृषि, बागवानी, उद्यान, पशुपालन और जो हमारे परंपरागत जो हमारा जमीनी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद सरकार वहां चूक रही है। ओके सर, सबसे न्यूनतम बजट आप खर्च करते हैं, कृषि का बजट, स्वास्थ्य का बजट, शिक्षा का, ठीक है, बजट में भी दिक्कत है। जोशी जी प्लीज बहुत कम शब्दों में आंसर कीजिएगा। बजट ही नहीं दे रहे हैं जी प्लीज सर। ओके तिवारी जी, नाउ जोशी जी प्लीज। देखिए, सरकार पलायन के प्रति गंभीर है, उसके निवारण के प्रति भी गंभीर है। सरकार ने इस बजट में भी बहुत सी ऐसी योजनाओं का समावेश किया है जो पलायन को रोकने का काम करेंगे। प्रति क्षेत्र में औद्योगिकीकरण और कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर उत्पाद में सब्सिडी देने का काम किया है, उनको MSP देने का काम किया है। मड़वे जैसी फसल में 4800 रुपए, ठीक है, उसको रफ्तार देने की जरूरत है सर, ताकि भूतिया गांव
कम हो, लोगों का आके यहाँ बसना शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की स्पेशल डिबेट देख रहे थे आप, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे पलायन को लेकर। बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का प्रयास है लोगों को वहां बसाया जाए, जो समस्याएं हैं उनको खत्म किया जाए, जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको वापस लाया जाए। कोशिश कुछ हद तक हो रही है सफल, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर उतने बड़े नतीजे सामने नहीं आ रहे जिसको लेकर मुद्दा भी बनाया जा रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।